हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स, ये सब हमने डिस्कस किए थे। ये पार्ट 3 है सेल बायोलॉजी का, और इसमें हम सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज सारी डिस्कस कर लेंगे। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद कुछ और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने लाइसोसोम्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था, गोल्जी बॉडी वगैरह सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी। इससे पहले प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी पार्ट 3 पे आइएगा। तो शुरू करते हैं। तो हमने जो यहाँ सेल ऑर्गेनल डिस्कस करना है वो है 7th नंबर का, क्योंकि हम 6 पढ़ चुके हैं पहले से ही। 7th नंबर पे राइबोसोम्स आते हैं। अब राइबोसोम्स होते क्या हैं? इन्हें हिंदी में भी राइबोसोम्स ही बोला जाता है। राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो होते हैं इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स में हो क्या चीज़ रही है, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं तो इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनता है कोशिका के अंदर? राइबोसोम्स के अंदर बनता है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन बनाना इनका मेजर काम है। क्लियर? खुद भी ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है। डीएनए आरएनए क्या होता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऐसा अम्ल जो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। RNA। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स का था। राइबोसोम से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है कि इनकी खोज किसने करी थी? तो राइबोसोम्स के जो डिस्कवरर थे, डिस्कवरर मतलब खोजकर्ता, खोजकर्ता, तो इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था पेलाडे। तो पेलाडे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज की थी राइबोसोम्स की। तो ये सब चीज़ें हैं राइबोसोम से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फर्स्ट वीडियो में सेल बायोलॉजी की पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसे ये दिखते हैं। इनके अंदर कुछ मशीनरी होती है, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो मेनली हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। लेकिन अगर आप सेल के अंदर नॉर्मली बनाओगे ना, तो जैसे ये सेल है, इसके अंदर आपने राइबोसोम्स बनाए तो आपको कुछ डॉटेड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। क्लियर है? यहाँ थोड़ा बड़ा बनाया मैंने देखने के लिए। अब राइबोसोम्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब इसे क्लियर करते हैं। और अब हमने क्या डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है, एक सेकेंड, तो ये है 8th नंबर की, और इसे हम नाम दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है, क्या चीज करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। प्रद्रवी जालिका इसे बोला जाता है। ठीक है, जाली नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलम मतलब जाली जैसी कुछ चीज है। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म जो बताया था, कोशिका द्रव होता है, उसके अंदर ये पाई जाती है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे RER बोला जाता है, और दूसरी होती है जिसे SER बोला जाता है। अब इनका क्या मतलब होता है? RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
और SCR जो होता है इसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक, क्लियर। अब इनके हिंदी में नाम भी देख लेते हैं। रफ वाली जो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ वाली के लिए अलग से सिर्फ इतना लिख लो कि इसे खुरदुरी बोलते हैं। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है RER, और स्मूथ वाली यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है SER। अब इनके नाम आए कैसे हैं, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये नाम यूज किए जाते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो रफ वाली जो होती है कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको इसका दिखेगा। अब ये जो होती है इसके सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो बहुत सारे जुड़े होते हैं। अब उसके जुड़ने की वजह से खुरदुरी अपीयरेंस आती है, इसकी खुरदुरी लगती है ये। बट स्मूथ वाली जो होती है उसके सरफेस पे कोई भी ऐसे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये इतनी स्मूथ इसी वजह से आपको लगती है क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पाए जाते हैं। कैसे याद रखोगे, आर में आर, ठीक है। राइबोसोम्स RER में होते हैं, SER के अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, ये प्लस बनाया मैंने, मतलब प्रेजेंट है। SER में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट है, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट चीज, राइबोसोम्स का काम क्या बताया था मैंने कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाना इसका मेजर काम है। क्लियर। और SER जो होती है स्मूथ वाली, उसमें राइबोसोम्स नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बना सकती है, वो क्या बनाती है, लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो लिपिड सिंथेसिस बोला जाता है SER के लिए, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड्स क्या होती है, एक टाइप के फैट लगा लो, वसा होती है, तो लिपिड बनाना इसका मेजर काम होता है। क्लियर। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये तो 8th नंबर पे था, अब 9th डिस्कस करते हैं। 9th हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसे सेंट्रोजोम बोला जाता है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम होता है तारककाय, तारककाय। ये कैसा दिखता है, तो कोशिका के अंदर कुछ ऐसा रॉड जैसे दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसे तारककाय बोलते हैं। इसका मेजर काम होता है सेल को डिवाइड करने में, ये हेल्प करता है, तो कोशिका विभाजन में इसका मेजर काम होता है। इसके खोजकर्ता लिख लो सबसे पहले, सेंट्रोजोम के खोजकर्ता बोवरी थे। बोवरी साइंटिस्ट ने को जाना जाता है सेंट्रोजोम की खोज के लिए। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली, एनिमल सेल्स ओनली, केवल जंतु कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका में ही होंगे ये। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस करेंगे तो वहां भी ये चीज देखेंगे हम। नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है आपको, नेक्स्ट ये याद करना है कि सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो यहाँ लिखोगे हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। कोशिका जो विभाजित होती है वो नहीं होगी अगर सेंट्रोसोम नहीं होंगे तो। बट आप बोलोगे ये तो पौधों में है ही नहीं, तो पौधों के अंदर कोशिका विभाजन कैसे हो रहा है। पौधों के अंदर कोशिका विभाजन के लिए अलग प्रोसेस होती है, वहां पे सेम प्रक्रिया नहीं होती है। तो कोशिका विभाजन में मेनली सेंट्रोसोम काम करते हैं और ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर। सेंट्रोसोम वाली चीज भी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई थिंक 9th नंबर है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें लवक बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें भी आपको फीचर याद रखना है कि दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं ये आपको कभी भी जानवरों के अंदर नहीं मिलेंगे। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं इसके काफी प्रकार होते हैं जिनमें से 3 मेजर हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, हरा कलर देने वाला हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक, जिसमें वर्ण ना हो। वर्ण मतलब कलर, तो कलर जिसमें ना हो। क्लियर? ये 3 प्रकार हैं, तीनों के फंक्शंस आपको अलग अलग याद रखने हैं। ग्रीन वाले जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लिखा है ना, हरा, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है कलर, तो कोई भी कलर के ये हो सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। तो ये कलर्ड होते हैं, रंग वाले होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब क्या है? वो रंगहीन है, तो ये रंगहीन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आपको क्लोरोप्लास्ट में ये पॉइंट याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसे किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कोशिका का रसोई घर, रसोई घर। क्लियर? कोशिका का रसोई घर बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि ये पौधों की फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो इनका काम है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू पौधे जो है सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और फिर फूड बनाते हैं। तो इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट तो हो गया खत्म। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट बहुत सारी जगह पाया जाता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो टमाटर के अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, टोमेटो यानी टमाटर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये पाया जाता है गाजर के अंदर, कैरेट, गाजर, और ये जो है इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं। जैसे आपने देखा है गाजर और टमाटर का होता रेडिश ही कलर है, पर दोनों की शेड्स अलग अलग हैं। तो टमाटर के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा वर्णक होता है, उसे बोलते हैं लाइकोपीन। ये नाम याद रखना है आपको, लाइकोपीन। और कैरेट के अंदर क्या पाया जाता है? कैरोटीन। क्लियर ये वाली चीज? अवर्णी लवक जो होते हैं उनमें कलर नहीं होता है, तो ये कलरलेस हैं, और इनका मेजर काम होता है टू स्टोर स्टार्च। स्टार्च को स्टोर करते हैं ये, फैट यानी वसा को स्टोर करते हैं, वसा, एंड इसके अलावा प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्लियर तीनों के डिफरेंसेस? यहां था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। यहां से ये सारा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। क्लियर हो गया सारा? प्लास्टिड्स वाली चीज क्लियर है ना सबको? तो लवक क्या होते हैं ये मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज जिसे वैक्यूल बोला जाता है। 10th चीज, 10th क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं इन्हें रसधानी बोला जाता है, रसधानी,
ठीक है। वैक्यूल में एक क्वेश्चन आता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल किसके अंदर होता है? तो सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ये पाया जाता है पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, जानवरों के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एक सिंगल बड़ा सा नहीं होता है। ठीक है, अब वैक्यूल में और चीज आपको क्या याद रखनी है? इसमें याद रखना है कि इसकी एक झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इसके अंदर एक झिल्ली होगी, सिर्फ एक झिल्ली होगी, और ये झिल्ली को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। टोनोप्लास्ट बोला जाता है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक, और क्या काम होता है वैक्यूल का? तो वैक्यूल का एक काम होता है, दैट इज टू स्टोर टॉक्सिक, टॉक्सिक हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसे स्टोर करने का ये काम करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में ये सहायक होता है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। कहाँ से निकालना है? कोशिका से बाहर फेंकना है। तो ये वैक्यूल का था। वैक्यूल के बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेल बायोलॉजी वाली चीज हो ही गई आपकी। 11th है न्यूक्लियस, जो मेजर चीज है। न्यूक्लियस को केंद्रक बोला जाता है क्योंकि ये कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में मिलता है, और इसे कंट्रोल रूम बोला जाता है कोशिका का, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल इसे बोलते हैं, या फिर कोशिका का क्या बोलते हैं? कोशिका का नियंत्रक केंद्र, नियंत्रण करने वाला रीजन कोशिका का, सेल का, वो होता है न्यूक्लियस। यानी इसे हम सीपीयू भी बोल सकते हैं नॉर्मली, जैसे कंप्यूटर में आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, जिसे सीपीयू बोलते हैं, वही वाली चीज जो है न्यूक्लियस होता है सेल का। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का सीपीयू है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस के अंदर मेजर चीज जो होती है वो होता है डीएनए, लेकिन डीएनए के अलावा आरएनए भी पाया जाता है और कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्लियर? अब डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की तो मैंने पीछे बता दी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RI है ये, राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोलते हैं, DNA। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, और प्रोटीन जो मेजरली पाया जाता है उस प्रोटीन को हिस्टोन बोला जाता है। तो हिस्टोन शब्द भी याद रखना है आपको, हिस्टोन। क्लियर? तो न्यूक्लियस से रिलेटेड ये वाली चीज है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे पाया जाता है वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये चीजें देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो क्या चीज करते हैं, किस चीज से बने होते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक लास्ट पॉइंट यहाँ ये भी लिख लेना कि न्यूक्लियस जो होता है इज एब्सेंट इन लाइसोसोम्स में, जैसे बताया था, रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। ये पार्ट 2 में बताया मैंने लाइसोसोम्स के बारे में। तो जो स्तनधारी होते हैं उनकी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ना ही लाइसोसोम होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही केंद्रक होता है, ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस कर लिया सेल बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, और पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।